राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर आज शाम 5 बजे पहुंच रहे हैं कानपुर। राष्ट्रपति विशेष प्रेसिडेंशियल ट्रेन से दिल्ली से हुए रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड समीक्षा बैठक में कोविड-19 के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के पाए जाने पर प्रदेश में विशेष सतर्कता बरतने एवं जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट जारी। लगातार 45वें दिन दैनिक आधार पर स्वस्थ होने वालों की संख्या दैनिक आधार पर सामने आ रहे नए मामलों से है अधिक। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक के महासचिव से मुलाकात करने के बाद कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों के दाम की वजह से देश में बढ़ रही है महंगाई। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज भारतीय रेल की विशेष ट्रेन से दिल्ली से कानपुर और लखनऊ जाएंगे। राष्ट्रपति अपने इस दौरे में नए कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे और लोगों से भी मिलेंगे। भारतीय रेल और कानपुर के जनमानस के लिए ये एक ऐतिहासिक और यादगार दिन है, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहली बार स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अपने गृह जनपद आ रहे हैं। हाल के दशक में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज यानी 25 जून को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से दिन में करीब 12:30 बजे कानपुर के लिए रवाना होंगे। कानपुर पहुंचने से पहले इस ट्रेन के 2 स्टॉपेज होंगे। शाम 6 बजे ये झिंझक पहुंचेगी और करीब 6:30 बजे रूरा, जहां महामहिम अपने परिचितों से संवाद करेंगे। रेलवे प्रशासन महामहिम की यात्रा को यादगार बनाने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। राष्ट्रपति जी का आना एनसी रेलवे पर जितना राष्ट्रपति जी दिल्ली से लेकर के कानपुर तक आएंगे, झिंझक और रूरा 2 जगहों पर रुकेंगे भी, तो ज्यादा 80% करीब जर्नी उनकी एनसीआर रेलवे के ट्रैक पर होगी। तो ये समय एनसी रेलवे के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण समय है। राष्ट्रपति जी की यात्रा होने से पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि भारतीय रेल कितनी सेफ है, कितनी सुरक्षित है और लोग इसमें यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर झिंझक, रूरा और कानपुर रेलवे स्टेशनों को नया कलेवर दिया जा चुका है। यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा के लिए स्टेट गवर्नमेंट पूरी लगी हुई है। हमारी जो रेलवे पुलिस है वो भी जगह जगह तैनात है। कहीं पर भी कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट्स होने के लिए वो लोग उसके लिए तैयार हैं। रूरा और झिंझक जिन 2 छोटे स्टेशनों पर स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन रुकेगी, वो दोनों स्टेशन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जन्म स्थान कानपुर देहात के परौंख गांव के नजदीक हैं। राष्ट्रपति के पैतृक गांव परौंख में 27 तारीख को उनके सम्मान में कई अभिनंदन समारोहों का भी आयोजन किया जाएगा। स्थानीय लोगों में महामहिम की यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। ये तो बड़े गर्व की बात है कि हमारे कानपुर क्या पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है। झिझक तो मान लिए छोड़ दीजिए, आके तो रहने वाले हैं, लेकिन ये तो पूरे उत्तर प्रदेश का गौरव है। हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं। हमारे यूपी के महामहिम राष्ट्रपति जी पधार रहे हैं। यहीं के निवासी भी थे और उनका परिवार समस्त जो है यहीं रह रहा है, और ये हम लोगों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। अपने कानपुर प्रवास के बाद राष्ट्रपति 28 जून को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से एक बार फिर स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जहां से 29 जून को विशेष विमान से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। रामनाथ कोविंद दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से एक विशेष ट्रेन से कानपुर में अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हो गए हैं। इस यात्रा में उनके साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद भी मौजूद हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद का आज झिंझक स्टेशन पर पहली बार आगमन होगा। वो करीब 15 मिनट रुककर परिवारीजन और कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति प्लेटफॉर्म पर बने पंडाल से ही लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। फिर परिवारीजन व कुछ लोगों से भेंट कर हालचाल जानेंगे। इसके बाद वे ट्रेन से
रूरा स्टेशन की ओर रवाना होंगे। शाम 7 बजे राष्ट्रपति की स्पेशल ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। महामहिम श्री राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं और उनके सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में बड़े डिटेल निर्देश आए हैं। केंद्र सरकार से आए हैं, सुरक्षा मुख्यालय से आए हैं, गृह मंत्रालय से आए हैं। इसके क्रियान्वयन के लिए हम लोगों ने फोर्स लगाया है और साथ में इस जगह को सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों ने कई स्तर की इसकी सुरक्षा की है और साथ में आम नागरिकों से भी ये निवेदन किया गया है कि उन्हें कोई भी सूचना अगर मिलती है अवांछनीय तत्वों के बारे में या किसी अन्य गतिविधि के बारे में तो तत्काल पुलिस और निकटस्थ पुलिस को अवगत कराएं। हम लोग की सुरक्षा की तैयारी अभी ब्रीफिंग हुआ है, इसमें ये हुआ है कि सभी लोगों को ये अवगत करा दें और ये तैयारी करा दें ताकि महामहिम श्री राष्ट्रपति का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो। माननीय राष्ट्रपति जी के लिए यहाँ तैयारियाँ पूर्ण रूप से हो गई हैं। वो स्पेशल ट्रेन से आएंगे, उनके लिए यहाँ पे जनरल पब्लिक के लिए और जो यहाँ के सदस्य लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उनसे मिलने के लिए और उसके लिए संबोधन के लिए यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया है। ओवरऑल आउटकम 15 मिनट के आसपास का तय किया गया है और क्योंकि माननीय राष्ट्रपति जी हैं तो यहाँ पर अपना संबोधन करेंगे। और वहीं साल 1975 में आज ही के दिन देश भर में आपातकाल लगाए जाने की घोषणा की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। देश की लोकतांत्रिक परंपराओं पर कुठाराघात करने के लिए जिस तरह संविधान का दुरुपयोग हुआ उसे कभी भूला नहीं जा सकता। आज भी वो दौर हम सभी की स्मृतियों में ताजा है। इस दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश में आंदोलन भी हुए और लोगों ने न जाने कितनी यातनाएं सही। उनके त्याग और संघर्ष को हम आज भी स्मरण करते हैं और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। लोकतंत्र की रक्षा में जिन लोगों की भी भूमिका रही, मैं उन सभी को नमन और अभिनंदन करता हूं। आपातकाल के 40 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि एक परिवार के विरोध में उठने वाले स्वरों को कुचलने के लिए थोपा गया आपातकाल आजाद भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। 21 महीनों तक निर्दयी शासन की क्रूर यातनाएं सहते हुए देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले सभी देशवासियों के त्याग व बलिदान को नमन। 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने सत्ता के स्वार्थ व अहंकार में देश पर आपातकाल थोपकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या कर दी। असंख्य सत्याग्रहियों को रातों रात जेल की कालकोठरी में कैद कर प्रेस पर ताले जड़े गए। नागरिकों के मौलिक अधिकार छीनकर संसद व न्यायालय को मूक दर्शक बना दिया गया। आपातकाल के 46 साल पूरे होने पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस का नाम पाखंड है। आज अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात करने वाली कांग्रेस ने ही देश में इमरजेंसी लगाई और सारी स्वतंत्रता खत्म कर दी। इमरजेंसी ये कांग्रेस का सही स्वरूप है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड समीक्षा बैठक में कहा कि देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार का वेरिएंट पहले की अपेक्षा कहीं अधिक खतरनाक है। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श समिति ने इससे बचाव के लिए विस्तृत अनुशंसा रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के अनुसार अपेक्षाकृत अन्य आयु के लोगों को, बच्चों को कहीं अधिक दुष्प्रभाव डालने वाला हो सकता है। विशेषज्ञों के परामर्श के अनुरूप बिना देर किए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं, लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। इसके लिए राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श समिति के सदस्यों व अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों के माध्यम से जन जागरूकता के प्रयास किए जाएं। मीडिया जगत से भी सहयोग किया जाना चाहिए। कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट की गहन पड़ताल के लिए अधिकाधिक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। रेलवे, बस, वायु मार्ग से प्रदेश में आ रहे लोगों के सैंपल लेकर सीक्वेंसिंग कराई जानी चाहिए। जिलों से भी सैंपल लिए जाएं। रिजल्ट के अनुसार डेल्टा प्लस प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग कराई जाए। इससे बचाव के प्रयासों में सुविधा होगी। प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा के लिए
KGMU और BHU में आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से आज देश भर में 51,667 नए मामले सामने आए हैं। लगातार 45वें दिन दैनिक आधार पर स्वस्थ होने वालों की संख्या दैनिक आधार पर सामने आ रहे मामलों से अधिक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 51,667 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 64,527 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.66% हो गया। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 6,12,868 है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE परीक्षाओं के मूल्यांकन से संबंधित चिंताओं और प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आज छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। निशंक ने एक ट्वीट में कहा कि छात्र ट्विटर या फेसबुक के जरिए अपनी शंकाएं या सुझाव साझा कर सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC के महासचिव मोहम्मद बरकिंडो के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। धर्मेंद्र प्रधान ने इस दौरान कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और इसके उपभोक्ताओं पर पड़ रहे असर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों की वजह से भारत में महंगाई बढ़ रही है। प्रधान ने OPEC से आग्रह किया कि वो उत्पादन में कटौती को वापस ले ताकि कच्चे तेल की कीमतें तर्क संगत बने। The rising trend in global crude oil prices during the past few months is giving both the government and Indian citizens a lot of anxious moments. India believes OPEC has a major role in shaping oil price and availability, and current high oil price dent the economic development of many countries and threatened already fragile world economic growth due to COVID pandemic. I would urge OPEC that in order to support recovery of global economy and to help arrest inflation in developing nations, OPEC may consider phasing out production cuts. वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में नए कुलपति के रूप में प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने पदभार ग्रहण किया है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत ड्रॉप आउट कम होगा और शोध गुणवत्ता को बढ़ाते हुए वित्तीय संसाधन जुटाए जाएंगे, जिससे विश्वविद्यालय की रैंकिंग में सुधार होगा। नई शिक्षा नीति को लाने का जो प्रयास है, यह प्रधानमंत्री के सोच को ही दिखाता है। उच्च शिक्षा में विशेष रूप से ऐसे कई परिवर्तन किए जा रहे हैं जिसका लाभ संस्थानों को, विद्यार्थियों को भी मिले। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में नए कुलपति की नियुक्ति हुई है और प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी हैं जिन्होंने पदभार ग्रहण किया है। प्रोफेसर साहब, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए आपके मन में क्या योजना है? सबसे अपने आप में एक सेपरेट यूनिट होगी। यदि कोई बच्चा फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ना चाहता है, सेकंड ईयर के बाद छोड़ना चाहता है, थर्ड ईयर के बाद छोड़ना चाहता है, तो उसको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री जो भी एप्लीकेबल होगा वो उसको मिलेगा। तो इससे एक तो ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरे ये है कि बच्चा जो है वो रोजगार के लिए तैयार होगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम किस तरह अपने टीचर्स को, अपने स्टाफ को, लेबोरेटरी स्टाफ को किस तरह ट्रेन करें। उच्च शिक्षा की बात करेंगे तो शोध जो है इस पर भी नजर जाएगी। तो शोध की गुणवत्ता के लिए भी कोई इस तरह की आपकी योजना या विचार है? रिसर्च पेपर्स या जो स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स हम लोग डिफरेंट फंडिंग एजेंसी से लेते हैं, वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो वो एक हमारा थर्स्ट एरिया है। उसके दो फायदे होते हैं। देखिए, एक तो गुणवत्ता तो बढ़ती है, क्वालिटी तो बढ़ती है, इसके साथ हमारे वित्तीय संसाधन में भी अभिवृद्धि होती है। आप अपना जो अनुभव है भौतिक विज्ञान का, उसको किस तरह से समावेश करेंगे जिससे इन बच्चों को भी, जो छात्र हैं यहाँ के, उन लोगों को भी इसका लाभ मिले? वी विल मेक ए यूनिवर्सिटी पॉलिसी जिसमें ये होगा कि हर डिपार्टमेंट को रिसर्च प्रोजेक्ट्स भेजने ही भेजने हैं। रिसर्च कंट्रीब्यूशन उन्होंने अपना दिखाना ही दिखाना है। साथ में ये भी फिक्सअप करेंगे कि कितने रिसर्च पेपर एक डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस करने हैं, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स एंड अदर एस्पेक्ट्स। समग्र विषयों को लेकर चलना है, शोध करेंगे, वित्तीय संसाधन जुटाएंगे और यूनिवर्सिटी को देश के रैंकिंग में ले आएंगे। कैमरा पर्सन अजय वर्मा के साथ हरिकेश बहादुर, डीडी न्यूज, वाराणसी।
प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं जिला प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाने वालों को दोषी बताया। उन्होंने कहा कि मौतें हमेशा दुखद होती हैं। मथुरा में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोवर्धन और 9 झील केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण और कोरोना महामारी में अच्छे कार्य करने के लिए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की कार्यशैली की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के प्रति भी जनपद में सभी व्यवस्थाएं पूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने बच्चों के लिए बने पीकू सेंटर में वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था पर्याप्त रखने के निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव 2022 के प्रश्न पर कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए हम तैयार हैं। जनता बहुत खुश है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कोविड मैनेजमेंट किया, उससे कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आई है। बहुत जो डेवलप्ड कंट्री थी, जो मेडिकल के नाते से बहुत सुख संपन्न साधन, उनको भी बहुत परेशानी है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने समय से निर्णय लेकर उस विकराल और भयावह स्वरूप को बचाने का काम किया। पहला कोविड का फेज निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य से जो दूसरा कोविड का 20 दिन का फेज आया वो बहुत डरावना था। लेकिन उसमें भी जो भी आवश्यक आपूर्तियां थी, चाहे ऑक्सीजन की हो, 350 टन से बढ़ाकर 1150 टन की आपूर्ति हम लोगों की। अब हम सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे कि हर क्षेत्र अपनी तरीके से पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हो। मथुरा जिले में भी जितनी कोविड की पीक में जरूरत पड़ी थी, लगभग 16 टन प्रतिदिन के हिसाब से जितने प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, लगभग 20 टन प्रतिदिन के हिसाब से प्रोडक्शन के प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो हर हालत में 15 जुलाई तक पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार से मथुरा में जो कोविड के वैक्सीनेशन का काम चल रहा है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कोविड वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरीके से तत्परता के साथ आगे। आज बरेली के प्रेमांजलि महिला विकास केंद्र के प्रांगण में महिलाओं के लिए सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा आजीविका एवं उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 150 महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण एवं हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन बरेली के मुख्य विकास अधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 150 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद उनके उद्योग स्थापित करवाने के लिए बैंकों से ऋण भी दिलवाया जाएगा। जो टारगेट्स मिलते हैं विश्वकर्मा स्कीम या बाकियों में, तो उसमें भी हम लोग महिला समूह के ग्रुप्स को ट्रेनिंग कराते हैं, या ऐसी महिलाएं जो कि प्रोविजन डिपार्टमेंट में हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई करके स्किल के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत ट्रेनिंग कराते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ प्रोत्साहित कर सकें। ये नाबार्ड का बरेली जिले के लिए लाइवलीहुड इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम आज से शुरू हो रहा है। ये 5 प्रोग्राम इन संस्था को स्वीकृत किए गए हैं। इसमें हमारी 150 महिलाओं को यहाँ प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें 2 तरह की एक्टिविटी ली गई है, एक हैंडीक्राफ्ट है, दूसरा हमारी फूड प्रोसेसिंग आइटम है। इनमें महिलाओं को ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। इसमें ट्रेनिंग भी दिया जाना है, इनकी यूनिट भी स्टेब्लिश होनी है, इनको बैंक लोन भी दिलवाना जाना है, और इसमें माध्यम से ये होगा कि महिलाओं को रिफ्रेशर ट्रेनिंग, इनका एक्सपोजर विजिट, इस तरह का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होगा जो 2 साल तक इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होगी। कोरोना की वजह से सब काम धंधा बंद है। मैं अपना खाने पीने का रोजगार चलाना चाहती हूँ, उसके ट्रेनिंग लेने आई हूँ। नाबार्ड के लिए धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर हम 10 दिन की ट्रेनिंग लेने आए हैं, जिसमें ये खाने पीने की चीज़ें बताई जाएंगी। कोरोना काल की वजह से हमारे यहाँ बहुत ही काम में कमी आई है। अब ये ट्रेनिंग का मौका मिला, जिससे हम अपने घर में आमदनी आगे बढ़ाएंगे। इस कोरोना की वजह से सारा काम धंधा बंद है, उसके वजह से सिस्टर ने दिया सिखाने के लिए, तो हम सीखना चाहते हैं खाने की चीज़ें, मतलब उससे अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं। नाबार्ड वालों ने हमें ट्रेनिंग का मौका दिया, उसे हम धन्यवाद कहते हैं। मेरा काम धाम चल नहीं रहा, सब बहुत परेशान है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ ट्रेनिंग की सीखी आई कि जैसे अगर मैं यहाँ ट्रेनिंग दूंगी तो मेरे बच्चे कुछ कामयाब हो जाएंगे। सब काम धाम बंद है, बहुत परेशानी है। जनपद बाराबंकी ने गेहूं खरीद का नया रिकॉर्ड बनाते हुए पिछले साल की तुलना में इस साल 2 गुने से ज्यादा गेहूं खरीद कर किसानों को राहत दी है। जिले में 69 क्रय केंद्रों के माध्यम से 16,189 किसानों से
73,363 मीट्रिक टन गेहूं खरीदकर करीब 145 करोड़ का भुगतान PFMS सिस्टम से किसान के खाते में किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने किसानों को बिचौलियों से दूर रखने के लिए ऑनलाइन खरीद की सुविधा भी क्रय केंद्रों पर उपलब्ध कराई थी, जिससे इस बार किसानों को केंद्रों पर दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा। समय से गेहूं खरीद एवं भुगतान मिलने से किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए अगले साल भी इसी तरह खरीद की अपेक्षा सरकार से की है। हमने यहाँ नवीन मंडी में गेहूँ क्रय केंद्र पर लेके आए थे। तुरंत उसी दिन हमारी तौल हो गई। 1975 रुपये के हिसाब से 24 घंटे अंदर PFMS द्वारा बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। हम योगी जी को, उनकी व्यवस्था को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस बार फसल अच्छी पैदा हुई है ना, और 1975 में बेचा 12 कुंटल 50 किलो था और 24 घंटे में पैसा खाते पर आ गया। हम यहाँ पर 26 कुंटल गेहूं लाकर आए। सब नवीन मंडी में 1975 में तौला गया। 24 घंटे में भुगतान ऑनलाइन द्वारा हुआ और सरकार द्वारा ये व्यवस्था बहुत अच्छी रही। मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। जनपद बाराबंकी में बृहद स्तर पर गेहूं खरीद कराई गई है। इस वर्ष जनपद में कुल 69 क्रय केंद्र खोले गए थे। उन सभी क्रय केंद्रों पर कुल 73,363 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जो कि गत वर्ष के खरीद से दोगुने से भी अधिक है। कुल 16,189 किसान भाइयों को लाभान्वित किया गया है और किसान भाइयों के देय का भुगतान 144.89 करोड़ होता है। समस्त धनराशि किसान भाइयों के खाते में PFMS सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी गई है। इस वर्ष गेहूं खरीद में एक और महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि EPOC मशीनें को द्वारा खरीद कराई गई है, जिसमें किसान भाइयों का अंगूठा लगाकर आधार से उसको जो है सत्यापित करा जाता है। इस व्यवस्था से गेहूं खरीद में बिचौलियों की भूमिका एकदम समाप्त हो गई है और किसान भाई आकर अपना गेहूं क्रय केंद्रों पर बेचने में सफल हो गए। जनपद बलरामपुर में सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 लोग सहित 6 लोगों की मौत हो गई है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार पानी भरे गड्ढे में पलटने से यह दुर्घटना हुई है। बलरामपुर तुलसीपुर बौद्ध परिपथ पर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार पानी भरे गड्ढे में पलट गई, जिससे कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोगों सहित 6 लोगों की डूबने से मौत हो गई। कार में सवार सभी लोग तुलसीपुर देवी पाटन मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। सभी लोग गोंडा के तरफगंज तहसील के मरिहाव गांव के रहने वाले हैं। लोगों द्वारा मौके पर पहुंचकर कार को आनन फानन में बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक उसमें फंसे हुए सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। स्विफ्ट डिजायर कार से जो गोंडा के रहने वाले हैं तरफगंज के, प्राप्त जानकारी के अनुसार ये और एक मोटरसाइकिल, दोनों लोगों में एक्सीडेंट के दृष्टिगत जो है गाड़ी डिसबैलेंस हुई और स्विफ्ट डिजायर पास के नाले में चली गई और वहां पर ये बिल्कुल डूब गए और वहां से तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके एम्बुलेंस की सहायता से मेमोरियल हॉस्पिटल लाया गया और इसमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में डेथ हो चुकी है। मोटरसाइकिल के ड्राइवर का इलाज अभी जारी है, इलाज चल रहा है और इस संदर्भ में अन्य जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं वो चल रही हैं। मोक्षदायिनी गंगा की अविरलता और निर्मलता के संदेश को लेकर 16 दिसंबर 2020 को संगम नगरी प्रयागराज से निकाली गई मुंडमाल अतुल्य गंगा परिक्रमा यात्रा 23 जून 2021 को पूरी हो गई है। 190 दिनों में यात्रा 5,503 किलोमीटर की दूरी तय कर वापस लौट आई है। ये यात्रा प्रयागराज से शुरू होकर पहले 1 फरवरी को गंगा सागर पहुंची थी, जिसके बाद गंगा सागर से होली पर्व के करीब संगम नगरी प्रयागराज लौटकर आधी परिक्रमा पूरी कर ली थी, जहां से निकलकर यात्रा गंगोत्री पहुंची और गंगोत्री से वापस 23 जून को झूसी के उल्टे किले में स्थित समुद्रकूप में यात्रा के समापन की घोषणा कर दी गई। मुंडमाल अतुल्य गंगा परिक्रमा के समापन मौके पर प्रयागराज जिला प्रशासन की ओर से स्वागत और भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर अभियान से जुड़े सदस्यों ने भी अपने अनुभव साझा किए।
190 दिन में 5,530 किलोमीटर चल के पूरी हुई। इसमें 6 लोग ने शुरू की थी और धीरे धीरे किसी कारणों से वो लोग अलग होते रहे। इतनी लंबी यात्रा सारे लोग नहीं कर सकते हैं, मगर 2 बच्चों ने रोहित उमराव और रोहित जाट और शगुन त्यागी ने ये पूरी की पूरी यात्रा की। गंगा को हमने हर तरीके से लूट लिया है। कहीं पे हमने जल के लिए उसको लूटा है, कहीं पे हमने पेड़ों के लिए उसे लूटा है, कहीं पे हमने बालू के लिए उसे लूटा है, कहीं पे हमने खेती के लिए उसे लूटा है। तो हमने अपने लालच के लिए गंगा को हर तरीके से लूट लिया है और वो अपने उस अंतिम वक्त में है गंगा कि सिर्फ अगर बारिश या आप जो अपना मानसून सीजन होता है उसी में हम गंगा का एक विकराल रूप देख पाएंगे। इसके अलावा गंगा मर रही है और अपने लास्ट फेज में है। कई जो हमारे नाले हैं उनको टैप करने की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ जो इसमें वृक्षारोपण की बात है, कोशिश यह रहेगी कि हम छोटी छोटी पैचेस में मिनी फॉरेस्ट जैसा कुछ डेवलप करने की कोशिश करें। जन सहभागिता से वृक्षारोपण का कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। तो उसकी सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और उससे जो अगर कुछ हम छोटी मोटी आय भी हो सकती है वहाँ के जो हम चौकीदार रखें या किसको भी रखें उसके लिए, तो कुछ एक मिनी फॉरेस्ट जन सहभागिता से डेवलप करने की या उनको लगाने की कोशिश रहेगी। तो साथ ही साथ जो हमारे बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको जोड़ने की कोशिश है ताकि आने वाली जनरेशन को इस बारे में पूरी जानकारी रहे कि माँ गंगा का हमारे जीवन में क्या स्थान है और कैसे वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के थीम सॉन्ग का अनावरण किया गया। चीयर फॉर इंडिया के इस थीम सॉन्ग से भारतीय टीम का जोश बढ़ेगा। आइए हम इनका हौसला बढ़ाएं। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले अब जीत को अंजाम दे। दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। वहाँ एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहाँ से हौसला बढ़ाओ। चीयर फॉर इंडिया। अंत में प्रमुख समाचार एक बार से हुए रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड समीक्षा बैठक में कोविड-19 के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के पाए जाने पर प्रदेश में विशेष सतर्कता बरतने एवं जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट जारी। लगातार 45वें दिन दैनिक आधार पर स्वस्थ होने वालों की संख्या दैनिक आधार पर सामने आ रहे नए मामलों से है अधिक। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक के महासचिव से मुलाकात करने के बाद कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों के दाम की वजह से देश में बढ़ रही है महंगाई। समाचारों में बस इतना ही। आप भी जब बाहर निकलिए मास्क जरूर लगाइए हमारी तरह। नमस्कार।